नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। आज की बातचीत हम पुष्परंजन जी से किया करते हैं हर हफ्ते और इस हफ्ते की बातचीत का मुद्दा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, इसमें इधर काफ़ी आंदोलन हो रहे हैं, बहुत सारी हिंसा हुई है, 1 दर्जन से ज़्यादा लोग पुलिस फायरिंग में मारे गए हैं और पूरा मुज़फ्फराबाद आप कह सकते हैं सड़कों पर है। करीब वहाँ 35 से 40 लाख की आबादी है। लेकिन काफ़ी बड़ी तादाद में लोग इसमें आंदोलन कर रहे हैं। एक जाक नाम का उनका एक संगठन है, जिसके नेताओं को बीच-बीच में पकड़ने की और बहुत तरह की कोशिश हुई है। बहुतों के नाम वारंट निकले हुए हैं। उनको वहाँ देशद्रोही करार दिया गया है और जितनी फ़ोर्स लगा सकती है पाकिस्तानी व्यवस्था, उतना उसने फ़ोर्स उससे अतिरिक्त वहाँ लगाई है, फ़ौज को के हैंडओवर कर दिया। तो इस पर बात करेंगे, उसके अतीत पर, वर्तमान पर, वहाँ बदलते परिवेश पर। पुष्परंजन जी हमारे साथ हैं। मैं सीधे माइक उनके हाथ में देता हूँ, वो कुछ बताएँ, फिर मैं उसके बाद अपने सवाल जो मैंने सोच रखे हैं उनसे करूँगा। जी, पुष्प जी बताइए ज़रा देश को पहले तो कि हो क्या रहा है? क्योंकि वहाँ से आने वाली खबरें कम हैं, कुछ हमारे यहाँ मीडिया जिस तरह से लेता है, वो सांप्रदायिक आधार पे हर चीज़ को लेता है, तो पीपुल्स अपराइजिंग जो है सांप्रदायिक आधार में गड्ढ-मड्ढ हो जाती है और उसके जो ऐतिहासिक और दूसरे कारण हैं, वो भी गड्ढ-मड्ढ हो जाते हैं। तो आपसे कम से कम ये है कि हमारे दर्शकों को सही दृष्टि मिलेगी। क्या हो रहा है ज़रा बताएँ फिर पृष्ठभूमि पे बताइए? बहुत दुरुस्त आपने फरमाया। मतलब बिल्कुल ये होता है कि जैसे कि वहाँ कुछ हुआ, तो हाँ, यहाँ ये लगता है कि हमने ही सब कुछ करा दिया और सारा कुछ वहाँ पर जो कुछ उत्पात हो रहा है, उसके पीछे कहीं न कहीं हमारे ही लोग सब करा रहे हैं। तो ऐसा जी, नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स इसके पीछे हैं और थोड़ा-सा हमें जी, माज़ी में जाना पड़ेगा, थोड़ा अतीत देखना पड़ेगा। वहाँ पर जो इस समय अ, प्रधानमंत्री कहा जाएगा, जो आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो घोषित पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जिसे हम बोलते हैं, और जो संघ के विचारधारा वाले जो लोग हैं भारत में, वो उसे गुलाम कश्मीर बोलते हैं। वो उधर वाले आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, इधर वाले गुलाम कश्मीर बोलते हैं। तो कई तरह-तरह के नाम हैं, लेकिन एकेजे सीधे आज़ाद कश्मीर ये लोग उसे संबोधित करते हैं। 53 सदस्यीय सीट है वहाँ, जिसे हम विधानसभा कह सकते हैं उस रूप में। उसमें जो झगड़ा शुरू हुआ है वो 12 रिजर्व सीट का, लेकिन उसके पहले जो समीकरण बने थे, फैजल मुमताज राठौर प्रधानमंत्री बने 18 नवंबर 2025 को। उसके पहले जो प्रधानमंत्री थे वो थे चौधरी अनवारुल हक। चौधरी चौधरी अनवारुल हक अ, इमरान खान की पार्टी से थे। पाक जो भी उनका पीटीआई जो उनकी पार्टी का नाम है, और इनको धीरे-धीरे जैसे-तैसे इस सत्ता को हिलाना था, जैसे और जगहों पर होता रहा है। तो उस सत्ता को हिलाने के लिए 36 विधायकों ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ और उसमें 36 विधायक उनके अगेंस्ट में गए, और जिस वजह से और एक समीकरण उस तरह से बनाए गए कि फैजल मुमताज राठौर, जो कि मूल रूप से इस्लामाबाद रावलपिंडी के हैं, और उनकी माँ मुमताज राठौर भी पहले पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के प्रधानमंत्री रह चुके थे। तो उस हिसाब से एक होता है कि जो इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, वो अपने प्रॉक्सी को सीट पे बैठाए। प्रॉक्सी को कैसे हटाना है या इस साजिश को खत्म करना है, इसके लिए ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने एक कॉल किया, एक उन्होंने आह्वान किया था कि किसी भी तरह से ये 12 सीट जो रिजर्व सीट है, इसमें 6 सीटें जम्मू कश्मीर शरणार्थियों के वास्ते है और 6 सीटें कश्मीर घाटी के शरणार्थियों के वास्ते हैं। ये टोटल 12 सीटें जो 1947 से लेकर 1965 के बीच में जो शरणार्थी भारत वाले हिस्से से पाकिस्तान गए थे, उनके लिए वो सीटें रिजर्व की गई थी। तो उस रिजर्व सीट के बहाने हो क्या रहा था कि वो शरणार्थी इनके हिसाब से घाटी में उस तरफ वाली घाटी में नहीं है। वो लोग पाकिस्तान में जगह-जगह अलग-अलग हिस्सों में जाके बस गए, लेकिन उनके नाम पर इस्लामाबाद में खेल होता रहा है। जिनको अपना प्रॉक्सी मेजॉरिटी शो करते हुए अपने लोगों को बिठाना है, तो वो लोग इसी बहाने वहाँ बिठा लेते थे अपने
प्रधानमंत्री को, उसको रोकने के वास्ते ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने हड़ताल जुलूस, हालांकि 2-3 साल से ये चीजें चल रही थी। और इस बीच में क्या हुआ कि चुनाव की तिथि घोषित कर दी गई। 27 जुलाई को वहां चुनाव है, मतलब पूरे पाकिस्तान में आम चुनाव नहीं, यहाँ इस इलाके में। तो उस चुनाव को रोकने के लिए ये लोग चाह रहे थे कि हमारा पहले इसका फैसला हो जाए, पहले ये रद्द किया जाए और फिर उसके बाद हम चुनाव के लिए लड़ेंगे। आज क्या हुआ कि जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के जो नेता हैं आसिफ जरदारी भुट्टो, उन्होंने अपना बयान जारी किया कि ये इजराइल और भारत सरकार, ये दोनों ने मिलकर यहाँ पर फितना किया है, उपद्रव करा रहे हैं, और इसे रोकने के लिए हमारा जो कश्मीर एजेंडा है, जिसको जुल्फिकार अली भुट्टो ने और दूसरे लोगों ने किसी किसी जमाने में इसको आगे बढ़ाया, तो उस एजेंडे को, जिस पर हम बाद में बात करेंगे, उससे आप लोग डिफ्यूज मत करें। भारत इससे खुश होगा, इजराइल खुश होगा, यानी आप अपने वापस कर लीजिए अपनी मांगे। 38 मांगे थी, 38 में से 37 मांगों को हमने पूरी कर दी है। एक मांग वही जो 12 सीटों वाली मांग है, उसको हम लोग बैठ के सेटल कर लेते हैं, लेकिन ये आंदोलन खत्म कीजिए। 7 लोग अगर सिविलियंस मारे गए हैं, तो 4 हमारे सैनिक भी मारे गए हैं जो वहां पर डिप्लॉयड थे। तो 7-4-11 का ये बता रहे हैं, लेकिन कई मतलब 20 से अधिक लोग मारे गए हैं, जैसी खबरें मिली वहां पर मुजफ्फराबाद या दूसरे इलाकों में। तो एक तरह से पूरा का पूरा डिस्टर्ब है, ये इलाका डिस्टर्ब है, और बार बार कि भारत इसमें आगे है, उस तरफ यही कहा जा रहा है कि भारत की साजिश है, इजराइल इसमें मदद कर रहा है, उसकी इंटेलिजेंस मदद कर रही है। इस बहाने इसे आप लोग खत्म करें। कुछ अरेस्टिंग वगैरह हुई है, इसको खोला नहीं गया ताकि और भी फ्लेम नहीं बढ़े आगे चल के। तो ये सूरत हाल है वहां पर। हाँ। तो दरअसल वहां पर पहले से जो मांग हो रही थी पिछले 2-3 साल से, वो सब्सिडी की मांग हो रही थी। गेहूं की कीमतें कम करो, रॉयल्टी हमें ज्यादा दीजिए, बिजली की पे सब्सिडी हमें दीजिए, ये सब मांगे चल रही थी। प्लस 23 अरब रुपए का पैकेज की मांग भी चल रही थी। तो ये उन 38 मांगों में शामिल थी, जिसे इस्लामाबाद की सरकार ने मान तो ली उसकी। लेकिन ये जो साजिश हुई थी, जिस साजिश के तहत ये लोगों ने फैजल मुमताज राठौर को प्रधानमंत्री बना दिया था, तो ये यही चाह रहे हैं, जो जिसमें ये भुट्टो परिवार के लोग और नवाज शरीफ परिवार के लोग, ये लोग चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से इमरान खान की पार्टी का सफाया हो जाए, बिल्कुल इस चुनाव में उनके लोग आ जाएं। तो कुल मिला के झगड़ा यहाँ पर है, बुनियादी झगड़ा यह है, लेकिन मामला कश्मीर का है। कश्मीर को कैसे पूरी दुनिया में ले जाएगा, वो आपके सवाल होंगे, हमारे जवाब उससे में चलेंगे। जी। अच्छा, इसमें गिलगित बाल्टिस्तान में क्या हो रहा है? देखिए, ये उसी का हिस्सा है। ये जो पीओके है, पीओके में गिलगित बाल्टिस्तान भी है। ये टोटल जो लैंड एरिया है, वो आपको बता दूं 13,297 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जिसे हम पीओके कहते हैं। उसमें मुजफ्फराबाद, मीरपुर, पूंछ, ये सब इलाके हैं, और इसमें बाल्टिस्तान का भी एक बड़ा हिस्सा है। बाल्टिस्तान की कहानी बड़ा, आजाद कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान हम बेसिकली वो बोलते हैं। इसमें इंटरेस्टिंग है कि चाइना ने भी कुछ पार्ट अपने हिस्से में रख लिया है। हाँ, पाकिस्तान ने कुछ हिस्सा चाइना को दे दिया। और उसके कुछ परियोजनाएं जो चल रही हैं, उसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बोलते हैं। तो आप गौर कीजिएगा कि जहां जहां चाइना के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे बांग्लादेश में, नेपाल में या अन्य जगहों पर, उसे बेल्ट रोड इनिशिएटिव बोलते हैं। पहले वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव था, फिर से चेंज करके बेल्ट रोड इनिशिएटिव किया। लेकिन ये पाकिस्तान का जो कॉरिडोर बनाए इन्होंने, सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसका नाम चेंज नहीं किया गया। पाकिस्तान के कई सारे वहां प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाइना के चल रहे हैं। तो ये लोग बाकायदा, चीन का भी इसमें इंटरेस्ट है कि कुछ भी हो, इस इलाके में झगड़े कम हो, और इसे कोई भी उस तरह से आज़ादी वाली बात नहीं हो। अगर होती भी है तो सिर्फ उस इलाके को, पाकिस्तान वाला जो इलाका है, उसे इस पार्ट से कोई सपोर्ट नहीं मिले। ये भी इसके पीछे वजह है। इसकी आबादी दोनों एरियाज में कितनी कितनी है? देखिए, टोटल पॉपुलेशन बाल्टिस्तान का इलाका मिला के और ये
जो सीपी जो ये इलाका है बाल्टिस्तान के अलावा जो मुजफ्फराबाद, मीरपुर, पुंछ, ये सब जो इलाके हैं, ये सारा हम मिला दें तो 43 लाख जो बता रहे अच्छा। हैं। अभी हाल में वहाँ मत संग्रह हुआ था, तो 43 लाख है। एक इंटरेस्टिंग बात ये जिसकी चर्चा भारतीय सत्ता प्रतिष्ठान 2014 के बाद से करना बंद कर दिया, वो इंटरेस्टिंग, क्योंकि उस इलाके में मैं गया था, जो तुर्तुक जिसे बोलते हैं, बाल्टिस्तान का इलाका है, वहाँ अभी भी जो लोग स्थानीय लोग हैं वो बॉम्ब शेल वगैरह दिखाते हैं। वहाँ के लोहार जहाँ बैठ के कई लोगों का इंटरव्यू मैंने किया था, तो बॉम्ब शेल पे ही वो पिटाई उटाई करके वो तैयार करता है चम्मच और घर के घरेलू यूटेंसिल्स वगैरह। तो इंटरेस्टिंग वहाँ ये है कि गधे घरों के रोजगार चलाते हैं। वो किस्सा कभी हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, इंटरेस्टिंग है। गधे हर ठीक। घर का, हर इंसान के घर का खर्चा गधे चलाते हैं वहां पर। तो स्टोरी अच्छा। तो गधे मिलिट्री को दिए जाते हैं बारी बारी से, और उनके पैसे से घरों का खर्चा चलता है। क्या उस बात। इलाके को, वो बड़ा लंबा चौड़ा इलाका था जिसे भारत ने जीता था। और ये 1971 की बात है। 1971 में भारत ने अगर पाकिस्तान के दो दो टुकड़े किए थे। एक टुकड़ा जो बांग्लादेश बना बाद में चल के, और दूसरा टुकड़ा यही बाल्टिस्तान का इलाका था जिसमें तुर्तुक हमारे हिस्से में चला आया। तो ये एक बड़ा हिस्सा था जिसकी शौर्य की चर्चा हमारे सेना ने जो शौर्यता वहां प्रदर्शित की थी, उसकी चर्चा इसलिए नहीं की जाती कि उसमें फिर कांग्रेस की चर्चा हो जाती। इसलिए जी 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 पार्ट जी को जी। खत्म कर दिया। तो करगिल की बात हम जरूर करेंगे, लेकिन कभी भी तुर्तुक की बात नहीं करेंगे। तुर्तुक या बाल्टिस्तान का एक बड़ा इलाका भारत में शामिल हो गया था और हमारी सेना की वजह से शामिल हुआ था। इस जी पर जी। चर्चा नहीं होती, ये बड़ा दुखद है। जी। नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा बताया। अच्छा, इसमें अब अंतर्राष्ट्रीय पोजीशन क्या बनी हुई है? ये दोनों कश्मीर में जो हमारे हिस्से में है, जो उनके बीच है, बीच बीच में कभी कभी अच्छे रिश्ते बनना शुरू हुए थे, एक बस आने जाने लगी थी, अब वो चीजें फिर रुक गई हैं। जो कुछ यूपीए 1 और 2 के दौर में थोड़ी नॉर्मलसी आ रही थी कश्मीर में, वो अब जाहिर है कि हमने उस पे बदलाव के बाद, तो जो हमने सरकार बनाई भी है, चुनाव तो हुए हैं, लेकिन उसको कोई राइट हमने नहीं दिया है। उसमें पुलिस मिलिट्री वगैरह सब सेंटर के ही पास है, एक तरह से गवर्नर के हाथ में है। इस सब से उस पूरे इलाके में क्या पोजीशन बन रही है? पाकिस्तान के लिए चीज कितनी चैलेंजिंग है अगर हालत बिगड़ती है? तो चूंकि बलूचिस्तान में ऑलरेडी एक हथियारबंद संघर्ष चल ही रहा है, बड़ी घटनाएं वहां होती रहती हैं, और जैसा आपने बताया कि चीन का बड़ा इंटरेस्ट है इस पूरी बेल्ट रोड योजना में, जो ग्वादर से लेके और पूरे सेंट्रल एशिया को सबको जोड़ती है, और चीन को पर्टिकुलरली जोड़ती है। चीन के लिए बहुत बड़ा रूट कम कर देती है वो। तो इन सब में अभी क्या परिस्थिति है? देखिए, चाइना कहीं से भी वाखान कॉरिडोर जो है ना, जिस कॉरिडोर से चाइना इस रूट को, जो सिल्क रूट, पुराना सिल्क रूट भी बोलते हैं, वाखान कॉरिडोर को कहीं भी चाइना डिस्टर्ब नहीं होना चाहता है, क्योंकि सप्लाई चेन है, सप्लाई लाइन है। दूसरा ये है कि हमारा जो इंटरनेशनल पोजीशन जो आप पूछ रहे हैं, वो 75 साल पहले फिर हम चले जाते हैं 1948 के आसपास, जब यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान, UNMOGIP, ये ग्रुप बना था, जिसमें यूनाइटेड नेशंस के 30 मार्च 1951 को ये स्टैब्लिश हुआ था। यूनाइटेड नेशंस के 20-30 लोग इस तरफ के, 20-30 उधर के, ज्वाइंट वो लोग ऑब्जर्व करते थे कि क्या हो रहा है इस तरफ, क्या हो रहा है उस तरफ, रिपोर्टें बनती थी। लेकिन क्या हुआ कि जब शिमला समझौता हुआ, शिमला समझौता में ये हुआ कि हम द्विपक्षीय बातचीत करेंगे, भारत पाकिस्तान अपनी द्विपक्षीय बातचीत, तो 1972 में इसे बंद कर दिया गया। जब बाइलेटरल बातचीत होगी तो आपकी कोई जरूरत नहीं है। तो भारत ने कहा कि आप यहाँ से जाएं, आप पधारें यहाँ से, आपको जहां जाना है आप लोग, यूनाइटेड नेशंस की ये जो ग्रुप है UNMOGIP, वो जाए यहाँ से। तो ये लोग गए नहीं, कुछ दिन, कुछ वर्ष और भी खींचते चले गए, बट फाइनली ये लोग पाकिस्तान में जाके बैठ गए। ये वहां जाके रिपोर्ट करते हैं तमाम चीजें कि भारत ने, वो एक तरफा रिपोर्ट एक तरह से होती है, उनके खर्चे भी पाकिस्तान का शासन देता है, बट वो डिफंक्ट, वो उसका कोई लीगल वैल्यू नहीं कहा जाएगा, जब भारत ने भी उससे इनकार किया मानने से।
दूसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ये लोग बाल्टिस्तान का जो इलाका जो 883 वर्ग किलोमीटर जो भारतीय सेना ने जीता था, जो अब हमारा इलाका है, वहां पर ये लोग चाहते हैं कि श्योक नदी जो है वो डिस्टर्ब करें किसी तरह से। श्योक नदी बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर है और श्योक नदी डिस्टर्ब वैसे भी इनके चाहने से नहीं हो सकता है। उसका फ्लो इतना ज्यादा है कि अभी सेना की या भारतीय सेना की कुछ बख्तरबंद गाड़ियां बह गई थी, इसमें सैनिक भी मारे गए थे। तो उस धारा को ये लोग डिस्टर्ब नहीं कर पा सकते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग अपने आप में। जो सबसे खतरनाक जो मामला है वो है कश्मीर का इशू, जिसे इन्होंने इंटरनेशनल फोरम पर बहुत ज्यादा पोलराइज किया हुआ है और जहां भारत कमजोर पड़ता है। उस इशू पे हम लोग इसमें बातचीत कर सकते हैं हाँ, थोड़ी बाद सी। में बात करेंगे इस पर। तो ये बताइए, जो बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसकी तासीर कितनी है, और ये एरिया क्या आपस में एक दूसरे से कहीं टच कर पाते हैं बलूचिस्तान से? नहीं, बलूचिस्तान का एरिया नहीं तक ये दरअसल इसका जो डेमोग्राफी है, बलूचिस्तान से होता तब तो खेल हो जाता बड़ा। ये अलग है, बीच में फिर पंजाब आ जाता है, इसलिए दिक्कत होती है यहाँ पर कि वो एक तरह से शॉक ऑब्जर्वर की तरह बातचीत वहां पर नहीं हो पाता है। तो और जो पश्तून पश्तून वाला जो इलाका है वो तो टच करता है पख्तूनख्वा जो है। पंजाब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, ये दो इलाके इसमें कटे हुए हैं करते। पीओके से। जी अच्छा, तो जो हॉस्टिलिटी इस समय अफगानिस्तान में हो गई है पाकिस्तान को लेके, क्या वो एरिया भी इसमें अगर कुछ चीज बिगड़ती है तो पाकिस्तान के खिलाफ हो सकता है? नहीं, वो एरिया फिर अलग है। उसका जो बॉर्डर लाइन वो डूरंड लाइन है, वो डूरंड लाइन में ये नहीं आता, ये फिर अलग हो जाता है। तो अच्छा। वहां की लड़ाई दूसरी है, वहां की लड़ाई कबीलाई वाले कबीले उसमें इन्वॉल्व हैं, अलग अलग ग्रुप इन्वॉल्व हैं और उसको सपोर्ट फिर दूसरे तरीके से। अब उसको खोलना होगा तो खोल ही देता हूँ फिर। स्विट्जरलैंड उसका कमांड एरिया है, बीच में उनके लोग दिल्ली भी आए थे, सपोर्ट रॉ ने दिया था। मैं डिटेल उसमें नहीं जाना चाहता हूँ नहीं फिर। नहीं नहीं नहीं, भारतीय सुरक्षा के मामलों में हमें उससे ज्यादा डिटेल पे नहीं जाना है, हमें इंफॉर्मेशन तक रहना है अपने। तो कुल मिला के पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सिरदर्द तो ये हुआ है पाकिस्तान प्रशासन के लिए। एक और बलूच इंसर्जेंसी चल रही है, और इस इलाके में जिसको वो बार बार इस्तेमाल करते थे भारत के खिलाफ, यहाँ से अगर वहां उनके खिलाफ इस तरह का विद्रोह जैसी सिचुएशन खड़ी हो जाती है तो पाकिस्तान पे ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन पे कितना असर ही डाल सकती? नहीं, बात यह है शीतल जी, हम कहाँ खड़े हैं। हमारा प्रोपेगंडा मशीन जो है अपने देश में तो बहुत मजबूत है। एक बार कोई आवाज निकालता है, छोटा से छोटा नेता भी, तो आवाज फैल जाती है। लेकिन ये बाहर के इलाकों में, खासकर जो कश्मीर फोरम जो बना हुआ है, वहां ये कुछ नहीं कर पाते हैं। अच्छा। वहां हम बहुत पीछे हैं, बहुत ज्यादा पीछे हैं। मैं आपको इसलिए इसके बारे में फोकस करना चाह रहा हूँ जहां पर हमें करना भी चाहिए। वो ये है कि इंटरनेशनल फोरम पे ये इतना अच्छा मौका था। इस मौके को भारत सरकार की जो प्रोपेगंडा मशीन है वो विश्व स्तर पे नहीं इसको बुना पा रही है कि बलूचिस्तान में को छोड़ें, वो तो बलूचिस्तान का मामला दूसरा हो जाता है। पीओके में जिस तरह से लोगों का दमन किया गया, जिस तरह से लोगों को मारा जा रहा है पिछले लगातार, उसके लिए भारत सरकार की जो वास्तविकता है आप क्यों नहीं बता पाते हैं? आप नहीं बता पा रहे हैं। आप ब्रसेल्स में, आपको बताऊं 1990 के जो अंतिम हफ्ते में का किस्सा बता रहा हूं। आजाद कश्मीर में एक सक्रिय नेता थे जमाते इस्लामी के, उनका नाम था अब्दुल रशीद दुर्रानी। तो दुर्रानी साहब ब्रिटेन में एक स्पार्क बुर्ग सम्मेलन हुआ था, वहां वो गए और वहां पर उस सम्मेलन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के एक सदस्य थे नाजिर अहमद। उन्होंने प्रस्ताव किया कि कश्मीर सेंटर बनाया जाए जो लंदन में ऑपरेट हो और ब्रसल्स में, जो कि यूरोपियन हेडक्वार्टर है, तो ब्रसल्स में ऑपरेट हो। और उसके बाद ये दोनों जगह 1993 आते आते खुल गया वहां पर वो सेंटर। और और आगे चल के ओआईसी में भी एक कश्मीर सेंटर खुला, एक कश्मीर फोरम पाकिस्तान ने खुलवाया। कैसे आईएसआई ने तेजी से विस्तार किया अपना,
और बाद में चल के kashmirwatch.com करके पूरी दुनिया में उनका ब्लॉगर और तमाम चीजें, वेबसाइट वगैरह खोले गए। अलग अलग राजधानियों जो इम्पोर्टेंट कैपिटल सिटी है, जैसे लंदन हो गया आपका, लंदन तो था ही पहले से, बर्लिन हो गया, वहां पर कश्मीर डे मनाना शुरू किया। हर पाकिस्तान राजदूत वहां पर कश्मीर डे मनाना, एक तय तिथि को कश्मीर डे मनाता था। ब्रसेल्स में मनाया जाता था, अलग अलग लोकेशन में, वाशिंगटन में मनाया जाता था। तो जो बड़े लोकेशंस हैं वहां पर कश्मीर सेंटर खुले, और उसका जो खोलने वाला था वो बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए मायने में था, तो वो शख्स यहाँ पर मुंबई का पढ़ा हुआ, और उसने कश्मीर की आजादी की बात वहां पर शुरू की। उसने वो सरदार सिकंदर हयात खान जब यहाँ पर थे तो उनके टच में ये लोग आए पहले, और धीरे धीरे एक शख्स है कश्मीर सेंटर है ब्रसेल्स में, उसको ऑपरेट करने वाले जो शख्स हैं उनका नाम बैरिस्टर मजीद ट्राम्बो, और दूसरे शख्स का नाम है सैयद गुलाम नबी फई। ये दोनों पहले लंदन में थे। बैरिस्टर मजीद ट्राम्बो पहले लंदन में प्रैक्टिस करते थे, फिर वहां से वो शिफ्ट कर गए ब्रसेल्स। और वहां पर क्या हुआ कि ये लोग धीरे धीरे पैसा, उनको बहुत पैसे का फ्लो आता गया। तो पैसे का फ्लो जब आया तो इन लोगों ने कई कॉन्फ्रेंस साल में लोग बुलाने लगे, आईएसआई का पैसा। और मुझे बड़ी बड़ी शर्म आ रही है इस बात को कहने में, और कहने में कोई आपत्ति इसलिए नहीं होनी चाहिए कि हमारे लोग अगर कहीं गलत जगह जा रहे हैं तो मुझे उनका नाम लेने में ऑन द रिकॉर्ड है, सारे प्रूफ हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, दस्तावेज हैं उसके। तो मैं उन नामों को लेता हूँ। जब जब कॉन्फ्रेंस मजीद ट्राम्बो ने कराया है उसमें ये लोग गए हैं, मतलब जब जब बैरिस्टर मजीद ट्राम्बो, गुलाम नबी फई, उनके मंच पर कौन कौन लोग भारत से गए हैं, मैं नाम एक एक करके बताना चाहता हूँ। हाँ प्लीज बताएं। सुब्रमण्यम स्वामी पहला नाम, गौतम अच्छा। नवलखा, हाँ। डॉक्टर उदित राज, हम्म। मनोज जोशी, भारत बताइए। भूषण, वेद भसीन जो कश्मीर टाइम्स के संपादक हाँ। और मालिक थे, दिलीप पटगांवकर, हरिंदर वावेजा, पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर, हम्म। रीता मनचंदा। ये नाम मैं मुख्य नाम बता रहा हूँ। ये लोग उस बताइए। मंच पे गए जिसका फंड आईएसआई से जा रहा था। ब्रसेल्स हम्म। में गए, बैठे, और बाकायदा। और जब 2006 की बात बता रहा हूँ, कश्मीर ईयू कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें हम्म। एक बहुत अच्छा इंटरलोक्यूटर भी रही है कश्मीर और श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक में, प्रोफेसर राधा कुमार, वो ओ। भी मौजूद थी जी। डॉक्टर फई के साथ उनका प्रेजेंस भी है, आई हैव द फोटोग्राफ। दूसरा सत्र, उसी में एक और सत्र हुआ था जिनमें जनरल परवेज मुशर्रफ आए थे, और उनके साथ मंच शेयर किया था राधा कुमार भी थी, और जी पार्थसारथी जो हमारे पूर्व राजनयिक हैं। ये सारे बताइए। महानुभाव ऐसे ऐसे मंच पे जाते हैं। और बहुत बड़ी बात आपने, बहुत बड़ा एक्सपोजर किया, बहुत ही जबरदस्त। वैसे ये टुकड़ों में बहुत बार आ चुका है, लेकिन आपने पूरी इस कथा को कर दिया कि कई बार हमारे यहाँ जो ऐसे लोग हैं जो वैसे बहुत जरूरी काम वो करते हैं, लेकिन शिकार हो जाते हैं एजेंसियों के। और हम लोग, सबसे खराब बात ये है जो आपकी इस बात से निकल के आई कि अभी जो कश्मीर, जब मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, भारत उसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो स्वर नहीं दे पा रहा है जो भारत के हिस्से में आए हुए एक लॉजिकल कश्मीर के बारे में पाकिस्तान अनवरत तौर पर करता रहता है। और कैसे आपने बिल्कुल सही बताया कि कैसे इन्होंने कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, खासकर यूरोप के मंचों पर, किस तरह से बड़ा किया, किस तरह से कब्जा किया, और कैसे आईएसआई का वहां दखल रहा। हमारी एजेंसीज अपने मीडिया में ये सब बहुत प्रचार कराती है, बहुत तीर मार रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन इतनी वहां 11 लोग सरकारी स्वीकृति के अनुसार मारे जा चुके हैं। 43 लाख की आबादी, जिसमें बाल्टिक गिलगिस्तान भी है, वो अलग कर ले उसको, लेकिन बाकी हिस्से में 35-36 लाख लोग हैं। इतने लोगों में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, और हम इसको मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्वर नहीं दे पाते। हम उनसे 10 गुने बड़े देश हैं, भूगोल में, अर्थव्यवस्था में, हर चीज में, और हम तो ऐसी सरकार में है जो पाकिस्तान बैशिंग पर ही वोट बटोरती है। लेकिन जहां नतीजे लाने की बात है तो ये आता है कि प्रशासनिक कुशलता, हल्ला मचाने में तो हम तेज हैं अपने अपने ऑडियंस में, लेकिन जहां हल्ला सही में मचना चाहिए
वहां के लिए हम लापता है। खैर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो एंड आई आप टेल यू बताइए कि वन थिंग। हाँ जी, जी एक और चीज, ये डिक्लेयर्ड, ये जो आदमी है गुलाम नबी फई, सैयद हाँ गुलाम हाँ नबी फई, ये डिक्लेयर्ड आईएसआई एजेंट, एफबीआई ने उसको डिक्लेयर किया था, अरेस्ट हुआ था यूएस में 19 जी जुलाई जी जी 2011 को। अमेरिका के फेयरफैक्स, जो वर्जीनिया का ही एरिया है, वहां जी उसको अरेस्ट किया गया था। और मई जी 2012 में 2 साल की सजा हुई थी कोर्ट से। जी जी 40 लाख डॉलर देने के बाद उसे वहां का, मतलब जेल से 16 माह की जेल के बाद उसे रिहा किया गया था। और आप उसके साथ मंच शेयर कर रहे हो, इज इट नॉट अ शेम? बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक है, लेकिन क्या बताया जाए। अब ठीक है, हो सकता है कि उस समय तक इन लोगों को पता न रहा हो, लेकिन बाद में ऐसा तो नहीं हुआ कि रिपीट हुआ है इन लोगों का? नहीं, एक बार ही कैसे नहीं हुआ या पता हो कई सकता बार? है? देखिए, मैं एक बात बताऊं, रिपीट हुआ है। और आपको एक बात बताऊं, कैसे नहीं हो सकता है? आप जाते हैं वहां, एम्बेसी के लोगों से टच में रहते हैं ना। मैं जब जब हम्म ब्रसेल्स जाता था, यूरोपियन पार्लियामेंट का जो सेशन होता था, मुझे जाना पड़ता था वहां पर अपने हम्म ऑफिस की तरफ से। वहां पर हम लोग जब भी जाते हैं, इंडियन एम्बेसी के लोगों से भी संपर्क करते हैं, या लोकल लोगों से भी बातचीत होती है। जो हम्म वहाँ के इंटेलिजेंस के लोग हैं, उनसे भी इंटरेक्ट करते हैं हम लोग। तो ये हम्म तो खुली किताब है कि कश्मीर सेंटर वहाँ कर क्या रहा है, कौन लोग उसे हम्म चला रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। इसमें तो हम्म डिप्लोमेटिक लोग, सीनियर जर्नलिस्ट है इस देश के, नामी हम्म गिरामी लोग हैं, जो कुछ चले गए, कुछ हैं। तो हम्म वैसे लोगों को अद्भुत, जो इसमें जो लोग, जो टॉप इंडिया के जो टॉप क्लास है डिप्लोमेसी का, वो इसमें हम्म जाता है, उसे पता कैसे नहीं हो सकता है? अशोक सज्जनहार उस पीरियड में थे वहां पर, जो रिटायर होके वहां से चले आए। वो हम्म इंडियन एम्बेसी में थे, डिप्लोमेट थे, नंबर टू हम्म 1 पोजीशन पे भी रहे हैं। अशोक हम्म सज्जनहार खुल के बताते थे कि देखिए ये यहाँ पर क्या हो रहा है कश्मीर सेंटर में। लेकिन ऐसा हम्म। लगता है जैसे हाथ बंधे हुए इन लोगों के, कुछ नहीं। इंडियन एम्बेसी मूक दर्शक होके देखती रहती थी सारा कुछ वहां पर। बताइए, हम देखते हैं कि हमारी एम्बेसीज विदेशों में प्रधानमंत्री जी की यात्राओं का प्रचार करने में तो बहुत खर्च हो रही है आजकल, और बहुत सारे ऐसी चीजों में हो रही है जिसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिन चीजों में मतलब है, यानी हमें अब ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में इतनी हिंसा हो रही है, इतनी वहां दादागिरी हो रही है, इतने लोगों को मारा गया है, तो हम इस मामले को उस तरह से बड़ा करने में असफल है। बताइए, ये तो बहुत ही शर्मनाक है। कुल मिला जुला के ये तो पता नहीं वर्ल्ड गवर्नमेंट। वाइड फैल सकता है, वर्ल्ड वाइड। इसे, इसका हम लोग दुष्प्रचार क्या कहें, हम उसे काउंटर कर सकते हैं। देखिए जी, इनकी असल, इनका चेहरा क्या है, इनकी तस्वीर क्या है, हम उस पर नहीं जी आ जी रहे जी हैं। जी। जी, बड़ा मेजर आपने बात। और कोई इंपॉर्टेंट बात आप बताना चाहें, क्योंकि समय हो रहा है। कोई आप हम ऐसी खास बात, एक जो कि मैं जो इम्पोर्टेंट सवाल बात करूंगा ये है, वो देखिए, आप, ये हमारी आपने जैसे हमारी इंपॉर्टेंट बात बताई, ऐसी कुछ बात बताना हो तो बताएं। जी। जी, आई मस्ट चलिए। एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम्म। हमारी एम्बेसी ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं करती है, बहुत कुछ करती है। एक जी यहाँ पर समोसा क्वीन थी, माडी शर्मा, समोसे जी बेचने लंदन में फेमस हुई। धीरे धीरे समोसा फेमस हुआ, वो भी फेमस हुई। ओरिजिनल नाम मधु शर्मा है। उनको भारत सरकार ने कहा कि भाई आप कुछ डिप्लोमेट्स को बुलाइए, कश्मीर वाले इशू पर आपकी जरूरत है ठीक। मदद की। तो समोसा क्वीन ने कुछ डिप्लोमेट्स की मदद की। और एक दूसरे सज्जन है, उनका श्रीवास्तव ग्रुप चलाते हैं यही सफदरजंग इनक्लेव में, अंकित जी श्रीवास्तव और नेहा श्रीवास्तव। तो जी ये एनर्जी हेल्थ केयर कूटनीति का ठेका वगैरह ये लेते हैं। तो इस ठेके में इन्होंने क्या किया कि वहां से कुछ डिप्लोमेट जो यहाँ एम्बेसी में बैठते हैं, उन डिप्लोमेट्स को लेके ये लोग गए थे कश्मीर, कुछ दिखाया उखाया, और जो उन्हें समझाना था समझा बुझा के ले आए। बाद में ये ठेका जब एक्सपोज हुआ कि भाई एक समोसा क्वीन को आप डिप्लोमेसी में इन्वॉल्व कर रहे हैं, और एक ऐसे आदमी को जिस जो डाउटफुल है, तो बड़ा शर्मनाक। इसलिए कि क्या आपके पास इतना संकट हो गया कि अच्छे डिप्लोमेट नहीं आपके पास, ये सारा कुछ उनको काउंटर करने के लिए। सो दैट्स द थिंग कि हम बहुत उनको काउंटर जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। ये बड़ा मुझे धक्का पहुंचता है कई बार ये सब देख के। बहुत बढ़िया पुष्परंजन जी, आपने देश में किसी भी नागरिक को जिन चीजों पर संवेदनशील होना चाहिए और जहां सीमा रेखा रखनी चाहिए, दोनों का पालन करते हुए आपने बहुत तथ्यगत सूचनाएं हमारे दर्शकों को दी। देखिए, चूंकि ज्यादातर सूचनाएं आपको मिल चुकी हैं, लेकिन फिर भी मैं लास्ट में ये दोहरा दूं
कि जो हिस्सा कश्मीर का, जिसको लेके भारत में बहुत संवेदना रहती है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हम जिसको कहते हैं, और वहाँ के लोग या जो लोग हमारे देश में इस तरह अलगाववाद की बात करते हैं, वो उसको आजाद कश्मीर कहते हैं, और पाकिस्तान अपने हिसाब से भारत वाले हिस्से को उसी तरह से कहता है। ये एक विवाद है जो आजादी के समय से ही हमारे देश के साथ चल रहा है। विभिन्न सरकारें राष्ट्रीय स्तर पर अपने दोष किसी पे दूसरे पे लाती हैं, और हम पाते हैं कि जब मौके इस तरह के आए हैं, जैसा इस समय है, हमारा अपना जो प्रशासनिक ढांचा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है और राष्ट्रीय स्तर पर है, वो इन मामलों में उतना सक्रिय हमें नहीं दिखता जितना हम पाते हैं पाकिस्तानी एजेंसीज वगैरह ने दुनिया में इस मामले को हमारे खिलाफ खड़ा करने में सफलता पाई है। तो इस बात के साथ कि हमारी सॉलिडरिटी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के निवासियों के साथ है, हम चाहेंगे कि आज नहीं तो कल वो हमारे देश के कश्मीर के हिस्से के तौर पर हो, और हमारे कश्मीरी जिस तरह से हमारे देश के विकास के साथ जो भी स्थिति उनके पक्ष में है, जो वहां से हमेशा बेहतर है, क्योंकि जब इस तरह के आकलन आए हैं तो ये आया है कि हमारी जो हालात है हमारे यहाँ, ठीक है, बहुत सारी कठिनाइयां अभी हम भी हल नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमारे लोगों की हालत उनसे काफी बेहतर है। जो जीवन स्तर है और अन्य चीजें हैं, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, डिसिप्लिन का, एडमिनिस्ट्रेशन का, सुरक्षा का, उनसे तुलनात्मक रूप में बेहतर। ये सही है कि हमें लगातार इंसर्जेंसी झेलनी पड़ी है, वहाँ की एजेंसीज ने हमारे यहाँ हमारे लोगों को हमारे प्रशासन के विरुद्ध खड़ा करने में बहुत बार सफलताएं अर्जित की हैं, जिसकी हम यहाँ अपनी सरकार की अंदरूनी मामलों में लगातार आलोचना करते हैं और करेंगे ही। देश की सुरक्षा का सवाल है, लेकिन ये उम्मीद करते हैं कि सरकार ऐसी परिस्थितियों का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेहतर उपयोग करे, जिससे उन नागरिकों को भी हम न्याय भी दिला पाए और उनकी आवाज भी बाहर उठा पाए। बहुत-बहुत धन्यवाद पुष्प भाई। आपको हर हफ्ते छेड़ते रहेंगे, ऐसी चीजें आती रहती हैं, होती रहती हैं, और आपके अनुभव का दोनों का हम फायदा उठाएंगे। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.